हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसेस विजन। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था रेनेसांस पोएट्री को लेकर के किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स रेनेसांस पोएट्री में आती हैं जो कि अभी तक डिनाइड थी पूरे के पूरे लिटरेचर को। यानी चर्च का इतना ज्यादा डोमिनेंस था, वहां की पॉलिटिक्स पर, वहां के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल था कि वो फ्रीली और फ्रैंकली अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। अब रेनेसांस पोएट्री में हम देखते हैं कि किस तरीके से विमेन को कंसिडर किया जाता है गॉडेस की तरीके से, और वहां पर क्लासिकल एल्यूजन्स को शामिल किया जाता है और बहुत ही तहजीब की लैंग्वेज में ये सारी पोएम्स लिखी जाती हैं जहां पर सब्जेक्टिव चीजों को रखा गया पोएट्स के द्वारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से 1485 में हेनरी ट्यूडर आते हैं और यहां के राजा बन जाते हैं 1485 में। उसके बाद 1509 तक इनका रूल होता है हेनरी 7 का, और हेनरी 7 के बाद इनके जो बेटे होते हैं हेनरी 8 वो शासन करते हैं 1509 से लेकर के 1547 तक, 1509 से लेकर के 1547 तक वो वहां पर रूल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेनरी 8 के बाद 1547 में उनके बेटे एडवर्ड 6 वो गद्दी पर बैठते हैं और वो 1553 तक रूल करते हैं। 1553 से क्या होता है, क्वीन मैरी यहां की शासिका बनती हैं और वो 1558 तक वहां पर शासन करती हैं। 1558 में क्वीन मैरी की डेथ हो जाती है और उनकी स्टेप सिस्टर यानी उनकी सौतेली बहन एलिजाबेथ फर्स्ट जो कि एन बोलिन की बेटी थी और एक प्रोटेस्टेंट थी, वो वहां पर शासन में आ जाती हैं। क्वीन मैरी फर्स्ट पहली उनकी वाइफ कैथरीन ऑफ अरागॉन की बेटी थी और उनकी डेथ होने के बाद यहां पर कोई भी अब जो है उस एम्पायर पे अपना क्लेम करने वाला नहीं था, तो एलिजाबेथ फर्स्ट यहां की शासिका बन जाती हैं। और यह माना जाता है कि एलिजाबेथ के आने से पूरा का पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि जो कि अभी तक इन पूरे 1450 ईयर्स में कभी भी नहीं हुआ था। एलिजाबेथ ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए वहां पर अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में, और इसके साथ कंट्री के ही अलावा उन्होंने बाहर भी, अपनी कंट्री से बाहर भी कुछ ऐसी चीजें की जिनकी वजह से वर्ल्ड की ज्योग्राफी ही चेंज हो जाती है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट पूरी लाइफ वो एक स्पिंस्टर की जिंदगी जीती हैं, वो एक जो है बैचलर की जिंदगी जीती हैं, क्योंकि उनको ये था कि अगर वो किसी से भी शादी कर लेती हैं, किसी से भी शादी करती तो वहां के थ्रोन पर क्या होता कि उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता। और इसलिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपनी थ्रोन को बचाए रखने के कारण, अपनी जो है क्वीनशिप को बचाए रखने के कारण उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। हालांकि उनके अफेयर्स बहुत सारे लोगों में से रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी 1558 में वहां की शासिका बनती हैं और 1603 में जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है, वो किसी से भी शादी नहीं करती हैं। और इसीलिए क्या होता है कि इसके बाद आने वाली जो एज है वहां पर इनको इंग्लैंड को किसी और देश से राजा को बुलाना पड़ता है। अब आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारे एलिजाबेथन एज में कौन कौन सी टाइम लाइन्स हैं उस टाइम पर जो 1558 से शुरू हो रही हैं। कैलाई सरेंडर टू फ्रांस। क्या होता है कैलाई, वो सरेंडर करते हैं फ्रांस को, और इसी डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां के लिए बात होती है वो है डेथ ऑफ मैरी। डेथ ऑफ मैरी, मैरी को हम ब्लडी मैरी के नाम से भी जानते हैं, ब्लडी मैरी के कारण, क्योंकि क्या होता है कि वो एक कैथोलिक होती हैं, वो एक कैथोलिक होती हैं। और 1527 में जब हेनरी 8 ने अपने यहां पर प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि ये जो है यहां पर जितने भी उन्होंने रिफॉर्म्स किए, जितने भी सुधार किए, मॉनेस्ट्रीज को उन्होंने सेल कर दिया और उनसे जो है पूरे राज्य की सारा जो पैसा मिला उसको जो है उस किंगडम की ट्रेजरी में जो है उसको जमा कर दिया गया। अब यहां पर जितने भी 1527 से लेकर के 1553 तक, या आप कह सकते हैं 54 तक जो रिफॉर्म्स किए गए रहते हैं, किंग हेनरी 8 या उनके बेटे आप कह सकते हैं एडवर्ड 6, हालांकि वो तो बहुत छोटा था,
तो अब उन सारे रिफॉर्म से हट करके मैरी फर्स्ट ने क्या किया, फिर से कंट्री को वो कैथोलिक फोल्ड की ओर ले जाना स्टार्ट करती हैं। लेकिन ये बात वहां की जो जनता है उसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और उन्होंने, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म में अपनी आस्था दिखाई थी और प्रोटेस्टेंट धर्म में बहुत सारे उनको जो ऑर्थोडॉक्सीज हैं, जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल रही थी, तो इसलिए कंट्री ने अपने आप को देखा कि उनके लिए जो बेस्ट रूलर होगा इसके बाद वो क्वीन एलिजाबेथ ही होंगी, क्योंकि वो उनकी दूसरी जो वाइफ थी किंग हेनरी VIII की, एन बॉलिन उनकी बेटी थी और वो एक प्रोटेस्टेंट थी। आगे देखते हैं एसेंशन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट और क्वीन मैरी यानी कि ब्लडी मैरी की डेथ के बाद कुछ लोग, बहुत सारी जो है अजम्पशंस हैं इनके डेथ को लेकर के कि क्वीन मैरी फर्स्ट की डेथ कैसे होती है। काफी सारी जगह पर उनको बताया गया है कि वो कैंसर हुआ था इनका, लेकिन बहुत जगहों पर आप देखेंगे तो रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ किंग। ठीक है, जब आप किलिंग ऑफ अ किंग या क्वीन जो है करते हैं तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है, रेजिसाइड, कि क्वीन जो है मैरी फर्स्ट को रेजिसाइड भी किया गया था। आगे देखते हैं, अगली डेट है 1559 एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये क्या था, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1549 में 1549 में जिस बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को इंग्लैंड में लगाने की कोशिश की गई थी, ये उसी का एक नया फॉर्म था, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, समान कर देना। यहां पर एक ऐसे एक्ट को लाया गया, क्वीन एलिजाबेथ ऐसे एक्ट को ले आती हैं जिससे क्या होता है कि वहां पर जितना भी डिवीजन है चर्च को लेकर के, चाहे वो रोमन कैथोलिसिज्म को लेकर के रहा हो या प्रोटेस्टेंट रिलीजन को लेकर के रहा हो, यहां पर इन्होंने क्या किया कि वर्शिप सबकी एक तरीके से ही की जाएगी। एक उनके रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर के एक अगला स्टेप था जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होता है, यहां से तो थोड़ा कम ही है, लेकिन आगे जाकर के ये जैकोबियन या चार्ल्स फर्स्ट जब आते हैं वहां पे राजा, तो कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सी हो जाती है इस जो है कॉन्सेप्ट को लेकर के। आगे देखते हैं, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, ये मैरी दूसरी है, ये वाली नहीं है। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स यानी कि स्कॉटलैंड मैरीज टू डॉफिन। डॉफिन कौन है, फ्रेंच किंग जो आगे चल करके चार्ल्स के नाम से जाने जाते हैं, उनसे इनकी शादी होती है 1559 में। आगे देखिए 1562 पहली बार ऐसा दौर आया जब स्लेविंग ऑपरेशंस टू अफ्रीका बिगन बाय जॉन हॉकिंस। क्या हो रहा है, जॉन हॉकिंस स्लेविंग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, कहां पर, अफ्रीका में। मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर आप मान लीजिए यूरोप है, उसके बाद आपका इधर जो है रसिया कंट्री, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे इंडिया या ऐसे करके हैं। यहां नीचे पूरा अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट है, उसके बाद यहाँ पे कनाडा, फिर अमेरिका यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका में चिले, पेरू, ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया, ये सब आकर के यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वर्ल्ड की ज्योग्राफी के हिसाब से ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश शिप्स निकलते थे और वो यहाँ पे अफ्रीका पहुंच करके क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा होने के कारण, गरीबी बहुत ज्यादा होने के कारण इन्होंने क्या किया, यहां से स्लेव्स को, गुलामों को उठाना शुरू किया और ले जाकर के फिर यहां से समुद्री रास्ते से ही अपनी इन जगहों पे, ब्राजील जैसी कंट्रीज में इन्होंने चाय वगैरह का उत्पादन शुरू किया, कॉफी का उत्पादन शुरू किया। आगे चल करके ये जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका, ये कंट्री जो है वो कंट्री क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल थी और उसकी फर्टिलिटी के कारण वहां पे इन्होंने उगाना शुरू किया कॉटन को लेकर के। और ये पूरा का पूरा जो स्लेविंग ऑपरेशन था यानी गुलामों का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वो सबसे ज्यादा प्रिवलेंट होता है कहां पर, इस कंट्री में, अमेरिका में। और यहां से स्टार्ट होती है एक नई गुलामी का दौर 1562 से लेकर के आगे जाकर के 1863 के आसपास, 1863 के आसपास क्या होता है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया जाता है अब्राहम लिंकन के द्वारा, जब वहां पर गुलामी को खत्म किया जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि वहां पे इतना ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। और क्या ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, नीग्रो, जो कि अपने आप में ही एक स्लैंग है, एक गाली है इन लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे जो डिवीजन सही है, जो एथिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, वो ब्लैक और व्हाइट का है, ना कि नीग्रो और व्हाइट को लेकर के। तो यहां से वो स्लेविंग ऑपरेशन शुरू होता है किनके द्वारा, जॉन हॉकिंस के द्वारा। और कौन, टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकविल,
ठीक है, ये कौन है? दो नाम जिन्होंने पहली बार क्या किया, पहली जो है ट्रेजेडी को लिखा, यानी कि पहली जो इंग्लिश ट्रेजेडी आई, पहली इंग्लिश लिटरेचर की ट्रेजेडी आई, वो किसके द्वारा लिखी जाती है? टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकविल। और पहली जो ट्रेजेडी थी, रेगुलर ट्रेजेडी जो थी, उसका नाम था गॉर्बोडक। क्या नाम था इसका? गॉर्बोडक। 1562 1562 39 आर्टिकल्स ऑफ एंग्लिकन चर्च। क्या होता है? 39 आर्टिकल्स ऑफ एंग्लिकन चर्च। यहां पे क्या होता है? ऐसे आर्टिकल्स यहां पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि क्या, रोमन कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट को बैलेंस करने के लिए। यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने एक प्रोटेस्टेंट रहते हुए भी उन्होंने समझा कि नहीं, कैथोलिक्स को हम अपने यहां पर, जो हमारे कैथोलिक्स लोग हैं, उनको हम यहां से उनके राइट्स को लेकर के डिनाई नहीं कर सकते हैं, उनको हम एक सेकेंडरी व्यू से नहीं देख सकते हैं। इसकी वजह से वो इन आर्टिकल्स को लेकर के आती हैं, जो कि 39 आर्टिकल्स के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को लेकर के और प्रोटेस्टेंट्स को लेकर के, दोनों को लेकर के यहां पे बैलेंस किया, संतुलन बना रहे, ताकि क्या हो, कोई भी धर्म, या चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो चाहे वो रोमन कैथोलिसिज्म हो, वो धर्म के बेसिस पर अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे। और इसी का कारण होता है, इसी का रीजन ये होता है कि यहां पर प्रोटेस्टेंट का एक फॉर्म है प्योरिटन। क्या है यहां पे? प्रोटेस्टेंट का एक फॉर्म है प्योरिटन। ये कौन लोग हैं? प्योरिटन वो लोग हैं जो प्लेटो की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। प्लेटो, ग्रीक फिलोसफर, वो प्लेटो जिनका ये मानना था कि पोएट्स मस्ट बी वैनिश फ्रॉम द सोसाइटी, कि पोएट्स को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और इसके अलावा क्या क्या ये मानते थे कि किसी भी तरीके की यहां पर इमोशनल वर्सेस ना हो। वर्स कैसी हो? यानी कि जो पोएम्स वगैरह हैं वो रिलीजियस हो, या तो पैट्रियोटिक हो, या तो धार्मिक, या तो देशभक्ति वाली बातें, और कोई भी नहीं। और ये बहुत रेडिकल थे, ये जो प्यूरिटन्स थे ये बहुत ज्यादा रेडिकल यानी कि कट्टर थे अपनी इन चीजों को फॉलो करने में, अपनी इस फिलॉसफी को फॉलो करने में। और जैसे ही यहां पे क्वीन एलिजाबेथ इन 39 आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, तो यहां पर ये जो प्यूरिटन वर्ग है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। प्रोटेस्टेंट का जो एक्सट्रीम फॉर्म है, ये प्रोटेस्टेंट का जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो क्या है कि वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रेडिकल्स जो हैं उनके अंदर बिल्कुल चीजों को टॉलरेट ही नहीं करना होता है, उनको वो जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी तरीके से हर रिलीजन के अपनी अपनी एक रेडिकल ब्रांच है। इस्लाम में भी शरीयत और हादिथ दो चीजों में बटा हुआ है वो, तो हादिथ जो है वो उनकी लिबरल ब्रांच मानी जाती है, लेकिन जो शरीयत है वो बहुत ज्यादा रेडिकल हैं, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, अपने चीजों को लेकर के, अपनी फिलॉसफी या अपने वे ऑफ लिविंग को लेकर के बिल्कुल ज्यादा वो रेडिकल हैं, बहुत ही ज्यादा। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस चीज से, यहां पर इस आर्टिकल के इंट्रोड्यूस होने से ये जो प्यूरिटन्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जगह छोड़ करके से, यानी कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहां पे क्या करते हैं, वो इंग्लैंड को छोड़ करके, इंग्लैंड मान लीजिए यहां पर है, ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे ये इंग्लैंड है, इसको छोड़ करके सेल करके यहां पर आते हैं और अमेरिका में बस जाते हैं, इसके वेस्ट में पश्चिम की ओर। और ये जो जगह होती है वो न्यू इंग्लैंड के नाम से जानी जाती है, न्यू इंग्लैंड के नाम से। और आगे चल करके जब सिविल वॉर शुरू होता है, सिविल वॉर होता है अमेरिका में, तो वो इन स्टेट को, इस स्टेट को भी इंक्लूड करने को लेकर के होता है। तो ये रिलीजन की नाराजगी थी कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक जगह के लोग जाकर के दूसरी जगह बस रहे हैं और वहां पर सिविल वॉर हो रहा है उनको लेकर के। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और उसमें सबसे एक फेमस घटना रही है जब यहां पर राजा अशोक का शासन था। राजा अशोक, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को रिलीजन का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से जो है दूसरे देशों में भेजा। और दूसरे देशों में जो भेजते हैं तो इनके जो लोग थे वो श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका जो इंडिया से नीचे है, तो वहां पर वो जाते हैं बुद्धिज्म का, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और कुछ तो उसमें से लौट आते हैं,
कुछ तो रिटर्न हो गए, लेकिन एक कम्युनिटी क्या हुई, काफी सारे लोग जो हैं वो श्रीलंका में स्टे कर जाते हैं, रुक जाते हैं। और एक तो वहां के एबॉर्जिन्स हैं श्रीलंका के, जो सिन्हाली भाषा को बोलते हैं, सिन्हाली लैंग्वेज को बोलते हैं, और यहां से इंडिया से जो गए वो तमिल भाषा को बोलते थे। उनकी लैंग्वेज क्या थी, तमिल थी। तो ये लैंग्वेज को लेकर के क्लैश इनके अंदर शुरू हो जाता है दोनों लोगों के बीच में। दोनों जो एक ऐसे लोग जो इंडिया से गए हैं और एक जो वहां पर रह रहे हैं। आप सोचिए कि धर्म कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, भाषा कितना बड़ा मुद्दा हो सकती है कि यहां पर क्या होता है कि बाद में इनकी इस राइवलरी के कारण, इनकी इस जो है प्रतिद्वंद्विता के कारण यहां पर एक लीडर इमर्ज होता है जिसका नाम होता है प्रभाकरन। क्या नाम होता है, प्रभाकरन। और उसने एक संगठन बनाया, लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। और उसने सिविल वार में यहां की कंट्री के, यानी कि सिविल वार हुआ, गृह युद्ध, जिसमें वो इन लोगों को मारना शुरू करते हैं। अब इंडिया, उस समय क्या होता है कि राजीव गांधी का शासन यहां पे होता है भारत में, 1990 के आसपास की घटना है ये। और यहां पे श्रीलंका इनसे हेल्प करने की बात करता है, और ये उस वार में इंटरवेन करते हैं, यानी भारत से भी सेनाएं यहां पर गईं, और वहां पर भारत की सेनाओं ने, ठीक है, उस युद्ध को लड़ा। लेकिन बहुत दिनों बाद उन्हें यह महसूस हुआ, कुछ दिनों बाद, कि वो जो है इस चीज में सही नहीं कि वो इन्वॉल्व रहें, और वो वापस लौट आती हैं। लेकिन वहां पर प्रभाकरन इंडिया के इस मूव के कारण इतना ज्यादा नाराज होता है कि बाद में यहीं से ही एक जो है महिला को, जिसका नाम था धनु, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, और इंडिया में उसे राजीव गांधी के पास पहली बार भारत में मानव बम का इस्तेमाल किया गया था। या आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ही पहली बार इस्तेमाल किया गया था, कि वो उनको माला पहनाने के बहाने जाती हैं, और जाने के बाद उसने अपने आप को वहां पर उड़ा लिया था, और राजीव गांधी किस तरीके से डेथ हो जाती है। बाकी बाद में प्रभाकरन को तो बहुत लेट में 2009 के आसपास वहां की जो सेना है वो खत्म करती है। तो रिलीजन का एक बड़ा रोल, मद्रास कैफे एक भारत में मूवी बनी है, वो इसी पर ही आधारित है। अगर उसको चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर राजीव गांधी जाते हैं अपने इस मूवमेंट सेना भेजने के बाद, और वहां पर एक सैनिक होता है, और वो अपनी बट से, बंदूक की बट से राजीव गांधी के कंधे पर प्रहार करता है। तो ये चीजें रिलीजन को लेकर के किस तरीके से हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हालांकि आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। 1564 डेथ ऑफ कैल्विन एंड माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ये वही हैं जो फेमस आर्किटेक्ट थे, फेमस पेंटर थे उस जमाने के, माइकल एंजेलो, ठीक है। और उनकी डेथ हो जाती है यहां पर। आगे देखिए, बर्थ ऑफ गैलीलियो, और ये वही टाइम होता है 1564 जब गैलीलियो का जन्म होता है। ये इटालियन एक साइंटिस्ट थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर हम कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार जुपिटर पे जो मून्स थे उनको जो है खोजा। और गैलीलियो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे उस समय। इनका जन्म होता है बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। और इसी टाइम पे 1564 में जन्म होता है विलियम शेक्सपियर का एंड क्रिस्टोफर मार्लो। और क्रिस्टोफर मार्लो का, दोनों प्लेराइट सेम टाइम पर पैदा हुए, सेम जो है ईयर में पैदा होते हैं। और आगे चल करके क्या होता है कि हिस्ट्री में आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं किसी के नाम को, तो कहीं ना कहीं हम विलियम शेक्सपियर को मानते हैं कि वो क्रिस्टोफर मार्लो से ज्यादा उन्होंने वर्क्स को लिखा, ज्यादा बेहतर लिखा। उसके पीछे रीजन ये है कि विलियम शेक्सपियर 1564 में यहां पर तो थे, और क्या होता है कि आगे चलकर उनके ऊपर हिरन चुराने का आरोप लगता है, और वो इस जगह को छोड़ करके, जहां पे उनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वहां से उस जगह को छोड़ करके वो लंदन जाते हैं, और वहां पर वो नाटक कंपनी में प्लेराइट लिखना शुरू करते हैं, सॉरी प्ले को लिखना शुरू करते हैं, और बाद में बहुत सारा पैसा वो कमा करके वापस वहां से लौटते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के साथ उल्टा हुआ। क्रिस्टोफर मार्लो, इन लोगों ने जो है, इनके पूरे साथियों ने पिया, ठीक है, दारू वो पीते हैं, वो वाइन को पी करके बवाल करते हैं, और उसी में से किसी एक ने क्रिस्टोफर मार्लो को चाकू घोंप करके मार दिया था। तो यहां पे क्रिस्टोफर मार्लो की पहले डेथ हो जाती है। नहीं तो अगर क्रिस्टोफर मार्लो जिंदा होते तो शायद उनके प्लेस में, अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे, तो डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही फेमस प्ले लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। आगे देखते हैं,
1568 स्लेवरी एबॉलिस्ड, यानी कि गुलामी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया इन द पोर्चुगीज एम्पायर। ठीक है, कहां पर? पोर्चुगीज जो एम्पायर थे, जहां पर पुर्तगालियों का शासन था, वहां पे क्या होता है कि स्लेवरी को खत्म कर दिया जाता है। और आपको ये जानकर के इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, जानना कि यहां पर इंडिया में भी पोर्चुगल्स का शासन था। बॉम्बे पर, मुंबई जो था वो पुर्तगालियों के जो है कब्जे में था। और बाद में जाकर के चार्ल्स सेकंड की जब शादी होती है तो चार्ल्स सेकंड को मुंबई दहेज में दिया जाता है। हालांकि उस पर हम बात करेंगे आगे चल करके। 1570 एक्स कम्युनिकेशन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। एक्स कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? रोमन कैथोलिसिज्म। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको एक्स कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो प्रोटेस्टेंट हैं, नहीं मानती, इस धर्म में श्रद्धा नहीं है। और इनके ऊपर आरोप लगता है रेजिसाइड का। रेजिसाइड यानी कि इन्होंने अपनी स्टेप सिस्टर क्वीन मैरी फर्स्ट को मर्डर किया है। इस वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर ये इनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है चर्च के द्वारा। आगे देखते हैं 1576, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। द थिएटर प्ले हाउस, ये पहले थिएटर का नाम ही क्या था? द थिएटर प्ले हाउस इन लंदन वॉज ओपन्ड। क्या किया गया? पहली बार एक थिएटर को ओपन किया जाता है। कहां पर? लंदन में, जिसका नाम ही क्या होता है? द थिएटर। आगे देखते हैं 1577, क्या है? फर्स्ट एडिशन ऑफ रैफेल हॉलिंसेड। और ये क्या है इनके? द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। क्रॉनिकल क्या है? वो हिस्ट्री को लेकर के बात करेगा। तो ये जो हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स हैं, हॉलिंसेड यानी कि इनके नाम से जो है हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बने, या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े सोर्स बने शेक्सपियर के प्लेस को लेकर के। शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो हाईली इंस्पायर्ड थे किससे? हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स से। यानी ज्यादातर करके क्या होता है कि इनको यहीं से ही इतने प्लेस की थीम मिली हुई है। 1577, 1578 अगला टाइम। मैरिज प्रपोजल रिसीव्ड बाय एलिजाबेथ फर्स्ट फ्रॉम फ्रांसिस ड्यूक ऑफ एलेंकॉन। यानी इनसे क्या होता है? मैरिज प्रपोजल क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को रिसीव होता है। लेकिन एलिजाबेथ फर्स्ट ने पूरी लाइफ शादी नहीं की। उनको पता था कि अगर हम शादी कर लेते हैं, अगर हमारी शादी हो जाती है तो क्या होगा? हमारी जो थ्रोन है, हमारी जो गद्दी है, उस पर कहीं ना कहीं अधिकार हो जाएगा जो हमारा हस्बैंड होगा। और इसलिए अपनी थ्रोन को बचाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने किसी से भी शादी नहीं की, बस उनके अफेयर्स थे कई सारे। और उन्हीं के अफेयर में एक बहुत फेमस नाम था लिसेस्टर का। इसका है लिसेस्टर। वेस्टलैंड में इनका नाम भी आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कभी भी, तो लिसेस्टर का नाम आता है। आगे 1584, 1584 फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी इन अमेरिका एस्टेब्लिश्ड। 1584 में क्या होता है कि पहली इंग्लिश कॉलोनी इन अमेरिका एस्टेब्लिश्ड बाय सर वॉल्टर रैले। क्या किया गया? सर वॉल्टर रैले ने यहां पर पहली इंग्लिश कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया। 1584 से वो शुरू करते हैं और ये कंट्री आगे जाकर के 1776 तक, 1776 में जाकर के इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां पे एट कहां पर? रोनॉक आइलैंड। रोनॉक आइलैंड पे क्या होती है? पहली इंग्लिश कॉलोनी एस्टेब्लिश की जाती है। और कहां पे? वर्जीनिया। ये जो जगह है आइलैंड कहां पर है? वर्जीनिया में, जो कि उनका स्टेट है। लिलीज कंपास्पी, ये कौन है? जॉन लिली। जॉन लिली कौन है? यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में अलग से। तो यूनिवर्सिटी विट्स में एक नाम था किसका? जॉन लिली। और इनका जो फेमस वर्क है यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट, वही यूफुअस द एनाटॉमी ऑफ विट, जहां से आप हमेशा एक लाइन को जानते होंगे कि क्या? प्यार और जंग में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर की हम जो बात करते हैं, जिसको लेकर के हमारे अक्षय कुमार ने जॉली LLB 2 में गजब से धोया, ठीक है, कि अगर ये सब जायज है तो एसिड फेंकना भी जो है चेहरे पे जायज है, सीमा पर जो है सर काट ले जाना ये भी जायज है। तो ये सब दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि दुनिया के सबसे जो बड़े जाहिल हैं अक्षय कुमार साहब के हिसाब से, यानी कि जगदीश्वर मिश्रा जॉली LLB के हिसाब से वो जॉन लिली हैं। आप लोग जान गए हैं इस नाम को, तो किसी दूसरे से डिस्क्लोज मत करिएगा,
ठीक है, अच्छा नहीं है कि हाँ कोई जो है बंदे का हम लोग नाम खराब करें। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे, लिलियस कंपास पी। 1587 परफॉर्मेंस ऑफ टॉमस किड। टॉमस किड एक ऐसे प्ले राइट हैं जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। हालांकि ये किसी भी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो दो यूनिवर्सिटी के लोग यहां पर हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड, दूसरी कौन सी, कैम्ब्रिज, ये दोनों यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। इनको फिर भी क्या किया जाता है, इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। उनका एकमात्र प्ले था टॉमस किड का, और वो कौन है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। और ये एक रेवेंज ट्रेजेडी है। कैसी है, रेवेंज ट्रेजेडी। और ये सेनेकन ट्रेजेडी के मॉडल पर होता था। इसका मतलब क्या होता है कि इस ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड शेड होता है, खूब सारा खून खराबा, और वो कहां पर, स्टेज पर ही दिखाई दिया जाता है। और रेवेंज, बदले की यहां पे चीजें होती हैं, जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट है, वहां पर भी किंग हैमलेट यहां करके हैमलेट से बताया हुआ है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरा बदला लेना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मारा है, मेरी नेचुरल डेथ नहीं हुई है। तो ये बहुत फेमस है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। आगे देखते हैं, मार्लो चैम्बरलेन, या मार्लो कौन, क्रिस्टोफर मार्लो, जो कहां के थे, यूनिवर्सिटी विट्स में, इनको भी इंक्लूड किया जाता है, वो हैं भी। ठीक है, तो वो क्या है, मार्लो का टम्बरलैंड। टम्बरलैंड ये प्ले किस पर आधारित है, तैमूर पर। तैमूर लंग के बारे में हम जो बात करते हैं, जो क्या था, लंग था, यानी कि लंगड़ा था, वो उसने शासन किया जो, तो उसके ऊपर ये प्लेस है, कौन सा, टम्बरलैंड। अगले हैं कौन से, जॉर्ज पीले, ये खुद एक ये भी क्या है कि यूनिवर्सिटी विट्स हैं। इनका फेमस वर्क आता है कौन सा, डेविड एंड बेथसेब। डेविड एंड बेथसेब। और रॉबर्ट ग्रीन, जो कि फेमस है किसको लेकर के, अपने कोनी कैचिंग पंफलेट्स को लेकर के। कोनी कैचिंग पंफलेट्स, इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा आपसे। कोनी कैचिंग पंफलेट्स क्या हुआ करते थे, साहित्यिक चोरी जो होती थी, यानी कि प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म को क्या बोलते हैं, साहित्यिक चोरी, जब किसी के कंटेंट को हम चोरी करके अपना बना लेते हैं। शेक्सपियर बहुत बड़े चोर थे इस मामले में। ठीक है, चोट्टा था वो, कहते हैं लोग। कह रहे हैं कि ये जो है रॉबर्ट ग्रीन का काम था, वो कोनी कैचिंग पंफलेट्स के जरिए, ठीक है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करते थे। शेक्सपियर को उन्होंने कहा कि क्या है, ये कौवा है, ठीक है, ब्यूटिफाइड विद आवर जो फीदर्स, हमारे पंखों से सुंदर बना हुआ है ये। क्या, तो इस तरीके से कहा। अभी आगे बात होती है इन सब के बारे में डिटेल में, अभी तो बस ऐसी बातें हैं। 1588 डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मदा। और क्या हो रहा है, इस टाइम में आकर के 1588 में इंग्लैंड ने क्या किया, स्पेनिश फ्लीट, यानी स्पेनिश जो जहाजी बेड़ा था, यानी उनकी जो नेवी थी, मरीन पावर थी, उसको इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया 1588। और 1588 के बाद इंग्लैंड का कोई भी अपोनेंट हिम्मत नहीं कर सका कि वो उससे क्या करे, समुद्र में लड़ाई करे, क्योंकि स्पेनिश फ्लीट जो थी, यानी स्पेनिश जो बेड़ा था, जहाजी बेड़ा, वो उस समय का अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल नेवी थी, सबसे पावरफुल मरीन पावर थी, और इनको हराना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन 1588 में क्या होता है, इंग्लैंड जो है वो स्पेन की इस फ्लीट को हरा देते हैं। और उसी के बाद से 1588 के बाद ही आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड ने रूल किया अपनी नेवी के दम पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है 1914 में, 1914 में, तो उनमें जो सारे रीजन्स थे, उसमें एक रीजन ये भी था कि इंग्लैंड की जो मरीन पावर थी, जो नेवी पावर थी, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। फेमस वार था नेल्सन जो है, और ये बैटल ऑफ ट्रेफलगर, कभी आप उसके बारे में पढ़िएगा, बैटल ऑफ ट्रेफलगर, ठीक है, बैटल ऑफ ट्रेफलगर के बारे में कभी आप जानिएगा। वहां पर इंग्लैंड का, यानी ब्रिटिश का एक, ठीक है, बहुत कम उम्र का, लगभग 21 या 22 साल का एक जो है नेवी अधिकारी होता है, जिसका नाम होता है नेल्सन। नेल्सन हराता है नेपोलियन को इस वाले युद्ध में, बैटल ऑफ ट्रेफलगर में। बहुत इंटरेस्टिंग, वो छोटा सा बच्चा था, बाद में युद्ध के वो मर गया रहता है, शिप पे गिरा रहता है, उसकी मौत हो गई रहती है, लेकिन उस युद्ध में, बैटल ऑफ ट्रेफलगर में, उसने बहुत बुरी तरीके से उनकी सेनाओं को हराया था, और वो भी बहुत छोटी सी उम्र में। तो इंग्लैंड की जो भी पावर थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी कहां पर, सी में, समुद्र में, वहां पर उसको हराने वाला कोई नहीं था। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन,
सीरीज की अगर आप मूवीज को देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि कितने पावरफुल थे समुद्र में। आगे देखते हैं। अगला क्या हो रहा है, और लिली का, जॉन लिली, वही जिन्होंने फेमस वर्क को लिखा है कौन सा, यूफोस द एनाटॉमी विट, उनका फेमस वर्क आता है कौन सा अगला, इंडीमियन। इंडीमियन आगे चल करके यही एक पोयम लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो वो लाइन इंडीमियन की ही है। तो यहां पर एक पहले वर्क आया हुआ है उससे मिलता जुलता, जिसका नाम ही क्या है, इंडीमियन। आगे देखते हैं, स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, यही स्पेंसर हैं, एडमंड स्पेंसर, जिनके सॉनेट्स क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। क्या है इनके सॉनेट्स, एमोरिटी में पब्लिश हुए 1595 में, और इनके सॉनेट्स इंटरलिंक्ड हैं। और इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो माना जाता है कौन सा, द फेरी क्वीन। ये क्या है, एक एलिगरी है। क्या है, एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी प्रोज में या पोइट्री में जो क्या करती है, जहां पर दो पैरेलल यानी कि समांतर मीनिंग चलते हैं। एक मीनिंग उसकी सरफेस होती है, दूसरी मीनिंग उसकी हिडन मीनिंग होती है, यानी कि छिपी हुई, जो कि एक अटेंटिव रीडर को समझ में आती है। लोमड़ी अंगूर पे झपट्टा मारती है, 2-3 बार झपट्टा मारेगी फिर लौट आएगी, ये कह करके कि अंगूर खट्टे हैं। ये सरफेस मीनिंग है, सतही मीनिंग है। लेकिन हिडन मीनिंग ये है कि कोई भी इंसान किसी लक्ष्य को पाने के लिए 2-3 बार प्रयास करता है, और अगर वो उसमें असफल हो जाता है तो उसी लक्ष्य को ही वो खराब बता करके वापस चला आता है। तो ये क्या है, एलिगरी। उसी तरीके से बहुत फेमस एलिगरी है द फेरी क्वीन। मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से इसका वीडियो बना करके, अभी बस ये जानते रहिए। और इसकी बुक 1 और 3, 1 और 3 यहां पर आती हैं कब, 1590 में पब्लिश होती हैं। उसके बाद क्या है, 1591 सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है, को लेकर के कि किस तरीके से वो एक सोनेट सीक्वेंस है, जहां पर एस्ट्रोफेल कौन है, सर फिलिप सिडनी, और जो स्टेला है वो कौन है, पेनिलोप डेवरयू, जो उनकी वाइफ या बिलवेड है। तो उनके बारे में शेक्सपियर का इसी समय आता है कौन सा, हेनरी 6। 1591 में शेक्सपियर का प्ले हेनरी 6 भी क्या होता है, पब्लिश होता है इस टाइम पर। अगला क्या है, 1592 परफॉर्मेंस ऑफ मार्लो डॉक्टर फास्टस। और ये कैसा प्ले है, एक मोरालिटी प्ले। तो ये बताऊंगा मैं कि कौन से प्ले, ये कौन से प्लेज होते थे, मोरालिटी प्ले। तो क्या हो रहा है, 1592 में परफॉर्मेंस ऑफ मार्लो डॉक्टर फास्टस एंड शेक्सपियर कॉमेडी ऑफ एरर्स। और शेक्सपियर का नाटक कौन सा, कॉमेडी ऑफ एरर्स, क्या होता है, पब्लिश होता है 1592 में। 1593 शेक्सपियर की पोयम वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, बहुत फेमस पोयम है इनकी, 2 लॉन्गर पोयम है। एक कौन सी, वीनस एंड एडोनिस, दूसरी है द रेप ऑफ लुक्रीज। द रेप ऑफ लुक्रीज वो है। तो ये पहली पोयम है कौन सी, वीनस एंड एडोनिस, जो कि यहां पे पब्लिश होती है 1593 में। और क्या है, परफॉर्मेंस होती है किसकी, ऑफ शेक्सपियर रिचर्ड थर्ड। ये वही रिचर्ड थर्ड हैं जिनको बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड में क्या हुआ है, हेनरी ट्यूडर ने, यानी कि हेनरी 7 ने इनको हरा करके वहां पे ट्यूडर डायनेस्टी की नींव रखी है। तो ये वही रिचर्ड थर्ड हैं, इनके ऊपर इस प्ले को बेस्ड किया गया है, हिस्टोरिकल प्ले है ये। और इनका अगला कौन सा प्ले, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। 1593 में द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना होती है, इसको जो है वहां पर परफॉर्मेंस होता है। डेथ ऑफ मार्लो, यानी क्रिस्टोफर मार्लो की यहीं पर डेथ हो जाती है। पैदा कब हुए थे, शेक्सपियर के टाइम पर 1564 में। और 1593 में क्या होता है कि लड़ाई झगड़े में, ठीक है, क्या होता है कि लड़ाई होती है और एक आदमी इनको चाकू घोंप करके मार देता है। तो यहां पर, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। और क्या होता है, परहैप्स स्टैब ड्यूरिंग अ फाइट, शायद किससे, ठीक है, लड़ाई में एक क्या हुआ, इनको चाकू घोंप करके, स्टैब करने का मतलब क्या होता है, चाकू घोंप करके मारना, उससे इनकी मौत हो जाती है। 1594 टॉमस नैश, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स हैं, क्या हो रहा है, टॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, पहली नॉवेल 1594 में, जो कि कैसी है, पिकरेस। याद रखिएगा, पहली पिकरेस नॉवेल PICARESQUE
पिकरस नॉवेल कैसा वर्ड है? स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्या? रोग और नेब। ठीक है, रोग और नेब, हिंदी में कहें तो धूर्त आदमी। पिकरस नॉवेल जो होती है वो एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट को रिप्रेजेंट करती है जो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और इस तरीके से वो क्या करता है? उस सोसाइटी को क्रिटिसाइज करता है। वो रास्ते में चोर चक्कों से मिलेगा, सबसे वो मिलता जाता है इस तरीके से। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर टॉमस नेस की मानी जाती है कि पहली पिकरस नॉवेल है। अभी मैं बताऊंगा आपके बारे में, इसके बारे में आगे मैं आगे देखते हैं। शेक्सपियर द रेप ऑफ लुक्रीज, यानी यही बात कि दूसरी जो इनकी लॉन्गर पोयम है रेप ऑफ लुक्रीज, दो इनकी लॉन्गर पोयम्स हैं। कौन कौन सी? पहली है वीनस एंड एडोनिस, दूसरी है रेप ऑफ लुक्रीज। ये 1594 में पब्लिश होती है, ये आती है वहां पर। आगे देखते हैं 1595 1595 सिडनी यानी सर फिलिप सिडनी, जिनका क्रिटिकल वर्क पोएट्री को लेकर के जो क्रिटिसिज्म था, जिसका क्या नाम है? एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, या इसका दूसरा नाम है द डिफेंस ऑफ पोजी। पोजी का मतलब क्या होता है? पोएट्री ही होता है। ठीक है, द डिफेंस ऑफ पोजी आता है। और इसी समय स्पेंसर का एमोरिटी यानी कि जो सोनेट का इनका कलेक्शन है, 88 सोनेट्स हैं, वो जाकर के पब्लिश होता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। 1596 1596 स्पेंसर का द फेरी क्वीन 4th and 5th यानी चौथी और पांचवी बुक यहां पर पब्लिश होती है। उसके बाद क्या हो रहा है? 1597 1597 फर्स्ट एडिशन ऑफ सर फ्रांसिस बैकन्स एसेस। यही वही फ्रांसिस बैकन है जिनको माना जाता है कि वो क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। और किस लिए फेमस है अपने? ये अपनी स्टाइल जिसको हम बोलते हैं एफोरिस्टिक या एपिग्रामेटिक। एफोरिस्टिक या एपिग्रामेटिक स्टाइल ये होती है जहां पर हम क्या बात करते हैं? छोटे छोटे सेंटेंसेस में, यानी कि छोटे सेंटेंसेस में हम कोई बड़ी बात कह देते हैं, गागर में सागर वाली। और बहुत सारे ये एपिग्राम जो हैं वो ट्रकों के पीछे लिखे होते हैं। कर्म ही पूजा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मेरी चली तो तेरी क्यों जली। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एपिग्राम्स हैं। कभी आप देखिए जाकर के ट्रकों के पीछे लिखा होता है। तो ये सब चीजें इन्होंने इस्तेमाल किया। किन्होंने? फ्रांसिस बैकन ने अपने एसेज में। हालांकि इन्होंने ये मेरी चली तो तेरी क्यों जली ये नहीं लिखा, ये तो हमारे यहाँ इंडिया वाला वर्जन है एपिग्राम का। उन्होंने अपने एपिग्राम्स, ठीक है, रखे, जैसे कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ठीक है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। ये सब सारी बातें वहां पर उन्होंने की। मैं बताऊंगा आपको जब सर फ्रांसिस बैकन के बारे में बातें होगी। तो 1597 में इनके एसेज का पहला कलेक्शन जो है पब्लिश होता है। और पहले में कितने होते हैं? 10। पहले इनके कलेक्शन में 10 एसे पब्लिश होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है 12 1612 में पब्लिश होते हैं और उसमें 38 एसे। ठीक है, और उसके बाद 25 अगला कलेक्शन कौन होता है? 1625 में, जिसमें 58 एसेज होते हैं। 58 एसेज यहां पर होते हैं। 10 38 58 और कैसे? 97 12 25 इस तरीके से। ठीक है, इनके फेमस एसेज यहां पर पब्लिश होते हैं। और सर फ्रांसिस बैकन ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने लैटिन भाषा में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नोवम ऑर्गेनम इनका एक लैटिन वर्क है और इनका यूटोपियन वर्क है द न्यू अटलांटिस। कभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारी बातें। सारे इनके एसेज जो हैं वो ऑफ के टाइटल से हैं, यानी ऑफ ट्रुथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ रेवेंज, ऑफ ट्रेवल, हर चीज पर इन्होंने एसेज को अपने लिखा हुआ है, हर टॉपिक पर लगभग। आगे देखते हैं। फिफ्टीन 98 परफॉर्मेंस ऑफ बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। कॉमेडी का एक टाइप था, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स।
उसको लिखा बेन जॉनसन ने। यहां पर याद रखना है कि यहां पर के जो जॉनसन है उनमें एच नहीं है। सैमुअल जॉनसन का नाम आएगा तो वहां पे एच लगाना है, यहां पर नहीं है। तो बेन जॉनसन का प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर यहां पर पब्लिश होता है। कब? 1598 में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेन जॉनसन ने अपने प्लेज में एरिस्टोटल की जो 3 यूनिटीज हैं, एरिस्टोटल की जो 3 यूनिटीज है कौन कौन सी हैं? टाइम, प्लेस और एक्शन, तीनों को क्या किया हुआ है? इस्तेमाल किया हुआ है। शेक्सपियर वगैरह फॉलो उसे नहीं करते हैं, शेक्सपियर फॉलो नहीं करते हैं उसे, बाकी बेन जॉनसन, मार्लो, ये सब क्या करते हैं? उन चीजों को फॉलो करते हैं। टाइम, प्लेस और एक्शन की जो तीनों यूनिटीज हैं, क्या मतलब होता है इनका? एरिस्टोटल ने अपने, ठीक है, पोएटिक्स जो उनका क्रिटिकल वर्क है, पोएटिक्स में ये लिखा था कि आप क्या करेंगे? जो पोएट होगा, सॉरी जो ड्रामेटिस्ट होगा, वो अपने प्लेज में इन चीजों को शामिल करेगा। ये क्या है? पहला यूनिटी ऑफ टाइम में उन्होंने ये बात की कि जो हीरो है उसके हम क्या करेंगे? लाइफ के हम 24 आवर को लेकर के ही बात करेंगे, यानी 24 घंटे से। ये नहीं कि हीरो पैदा भी हो रहा है उसी में, बड़ा भी हो रहा है, बूढ़ा भी हो गया और मर गया। और ये सब बातें एरिस्टोटल ने ये कही थी क्योंकि सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है वो दिग्भ्रमित ना हो, उसको वेरिसिमिलिट्यूड वहां पर नजर आए प्ले में, वो अपने आप को एसोसिएट कर सके उस चीज से। तो ये टाइम था। प्लेस का मतलब उन्होंने ये था कि एक्शन जो है वो क्या हो? वो एक ही जगह पर घटित हो। ये नहीं कि आप शेक्सपियर की तरीके से आइलैंड ले जा रहे हैं, किसी जंगल में ले जा रहे हैं, जो चीजें स्टेज पर लाना पॉसिबल नहीं है तो आप वहां पर उन चीजों को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये है क्या आपका यूनिटी ऑफ प्लेस। तीसरा क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर प्ले क्या है? कॉमेडी है तो वो प्योर कॉमेडी हो, अगर वो ट्रेजेडी है तो वो प्योर ट्रेजेडी हो, और उसमें कोई सब प्लॉट भी ना हो कि एक कहानी के साथ कोई दूसरी कहानी भी चल रही है, नहीं तो ऑडियंस नहीं समझ पाएगी। और इन चीजों को लेकर के एरिस्टोटल ने अपनी बातें लिखी हुई थी। शेक्सपियर ने इन बातों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया हुआ है, बेन जॉनसन फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं। चलिए 1599 द ग्लोब थिएटर बिल्ट। क्या किया गया? ग्लोब थिएटर को बनाया गया, और ये वही थिएटर था जिससे शेक्सपियर को अक्लेम मिला इतना, जिससे शेक्सपियर जुड़ते हैं और आगे चल करके वो फेमस होते हैं इसी को लेकर के, इसी थिएटर की वजह से ग्लोब थिएटर बिल्ट किया गया। डेथ ऑफ स्पेंसर, और इसी समय स्पेंसर साहब की मौत हो जाती है, ये वाले इनकी डेथ हो जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियर जूलियस सीजर, ये प्ले तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। ठीक है, क्या होता है? शेक्सपियर के जूलियस सीजर प्ले का परफॉर्मेंस होता है इस टाइम पर 1599 1600। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही फेमस ईयर है यहां पर, जहां पे क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपने एक चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया और यह बताया कि अब यहां के जो मर्चेंट्स हैं वो क्या है? वो आजाद हैं कि वो किसी भी देश के साथ में अपने व्यवसाय का संबंध रख सकते हैं। और यही रीजन होता है कि इसके बाद हर जगह पे ब्रिटिशर्स फैलना शुरू हो जाते हैं, और इंडिया में भी जहांगीर के दरबार में समय, ठीक है, जब पहला अंग्रेज यहां पर आता है तो कौन? सर टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में आता है। 1600 के बाद की घटना है, और उसी के बाद पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी चेंज होना शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं 1603 1603 डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। 1603 में इनकी क्या होती है? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। अपने एम्पायर को बचाए रखने के कारण, अपनी थ्रोन को बचाए रखने के कारण क्वीन एलिजाबेथ ने कोई शादी नहीं की। फिर से प्रॉब्लम यहां पे अराइज होती है कि कौन अब अगला यहां पे, ठीक है, सक्सेसर होगा इनका, कौन यहां का राजा बनेगा? और राजा वो बनेगा जो रॉयल लिनियज का हो, शाही खून का हो। तो फिर से जो इनकी नियर बाई, जो इनकी नेबरिंग कंट्रीज थी, वहां पर यह तलाश किया जाने लगा कि कौन सा ऐसा राजा है या कौन सा ऐसा प्रिंस है, ठीक है, जिसके संबंध इंग्लैंड की ब्रिटिश थ्रोन से जुड़े हुए हैं। और इनको शासक मिलता है कहां का? स्कॉटलैंड का।
ठीक है, तो किस तरीके से वहां पे ये वहां से किंग को ले आते हैं, क्या बातें हैं, इनको हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन एज के आने वाली अगली एज जैकोबियन एज में। तो अभी तक हमने जिन टाइमलाइन को लेकर के बातें की हैं, ये फेमस डेट पर कौन कौन सी चीजें यहां पर हुई हैं, तो ये थी आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर के हमने बातें की। अब हम बात करेंगे लिटरेरी हिस्ट्री को लेकर के, या कुछ थोड़े से पहले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो उस टाइम पर होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर से हम लिटरेरी हिस्ट्री पर आएंगे। आगे देखते हैं क्या है। इन 1485, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, अ न्यू डायनेसिटी, एक नया साम्राज्य जिसका नाम था क्या, द ट्यूडर्स, और किनके नाम से, हेनरी ट्यूडर। हेनरी ट्यूडर पहले शासक थे यहां पे ट्यूडर डायनेसिटी के, और आखिरी शासिका कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, ट्यूडर डायनेसिटी की। केम टू पावर इन इंग्लैंड, क्या होती हैं, इंग्लैंड में वो पावर में, सत्ता में आती हैं, विद हेनरी सेवेंथ, किसके द्वारा, हेनरी सेवेंथ, या जिनका नाम क्या है, हेनरी ट्यूडर। एलिजाबेथ फर्स्ट, द डॉटर ऑफ हेनरी एट, किनकी बेटी है, जो डॉटर ऑफ हेनरी एट, और इनकी जो वाइफ कौन है, एन बॉलिन, उनकी बेटी है, वॉज द मोस्ट फेमस मोनार्क, वो सबसे फेमस मोनार्क यानी किंग थी ऑफ ऑल, इन सब में से, यानी कि चाहे वो किंग हेनरी 8 रहे हो, चाहे वो 7th रहे हो, चाहे वो एडवर्ड 6 रहा हो, चाहे मैरी रही हो, ठीक है, उनमें सबसे फेमस कौन रही, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन 1558, कब बनती है वो यहाँ की शासिका, 1558 में, एंड डाइड इन 1603, और इनकी मौत कब हो जाती है, 1603 में। दिस पीरियड इज नोन एज, और ये जो पीरियड है वो जाना जाता है कैसे, एलिजाबेथन पीरियड के नाम से। क्या नाम है इसका, एलिजाबेथन पीरियड। क्या नाम होता है इसका, एलिजाबेथन पीरियड। रेनिंग फॉर अबाउट 45 ईयर्स, कितने साल तक इनका रूल होता है, 45 ईयर्स तक। सी गेव स्टेबिलिटी टू इंग्लैंड, इन्होंने क्या दिया, स्थायित्व प्रदान किया किसको, इंग्लैंड को। आफ्टर द विक्ट्री ओवर स्पेनिश फ्लीट, किसके ऊपर, जहाजी बेड़ा जो था स्पेन का, वहां पर, और कब, स्पेनिश अर्मदा, इन 1588, 1588 में। इंग्लैंड बिकेम द मोस्ट पावरफुल फोर्स, सबसे पावरफुल ताकतवर ताकत, ऑन द सी, कहां पर, समुद्र पर। द पीरियड वॉज ऑल्सो द एज ऑफ प्लेग, ये जो टाइम था वो प्लेग का भी समय था। 1558 के बाद यहां पर प्लेग भी आ जाती है, और जो कि बहुत फेमस इंसिडेंट है इस टाइम का, हम आगे बात करेंगे उस पर, किस तरीके की चीज था माहौल वहां पर, एज ऑफ प्लेग। द प्लेग अराइव्ड इन यूरोप इन द 1340s, 1340 में ही आ चुकी थी, हमने बात किया है पिछली क्लासेस में इसके बारे में। बाय द 1350s, इसका क्या नाम था, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। एलिजाबेथन लंदन emerged as a center for commerce, यानी ये जो लंदन था वो एमर्ज होता है कैसे, एक सेंटर फॉर कॉमर्स, वाणिज्य का, व्यवसाय का, ड्रामा एंड पॉलिटिक्स, ड्रामा और पॉलिटिक्स सबका। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको लेकर के। आगे देखते हैं द 39 आर्टिकल्स, ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि 1562 में इसको लाया जाता है। एलिजाबेथ मॉडिफाइज द चर्च ऑफ इंग्लैंड थ्रू दीज आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स के जरिए वो क्या करती हैं, वो चर्च को मॉडिफाई करती हैं ताकि वो क्या कर सकें, टू बैलेंस बोथ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों को बैलेंस कर सकें, संतुलन उनका बना रहे। प्योरिटन्स जो कि क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट है, वो बिकम एंग्री ऑन इट, वो इस पे गुस्सा हो जाते हैं। एंड सेल्ड टू अमेरिका, अमेरिका चले गए। एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू प्लेस देयर कॉल्ड न्यू इंग्लैंड, वहां पर उन्होंने कौन सी जगह को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड। बाद में क्या होता है कि अमेरिकन सिविल वॉर के बाद इस स्टेट को भी वहां के उसमें शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं एलिजाबेथन ब्लैक डेथ, ये वही है ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बातें। ब्यूबोनिक प्लेग तो 1340s में ही ये ब्यूबोनिक प्लेग महामारी वहां पर अराइव हो चुकी थी, यानी कि आ चुकी थी। इसके पीछे रीजन जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं थे,
बातें कुछ इस तरीके की होती हैं कि जो शिप्स थे, जहाज जो है, ये डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे, अलग अलग देशों में, और वहां से चूहे जो थे, जो चूहे थे, उनसे ये महामारी वहां पर फैलना शुरू होती है। और महामारी का इतना ज्यादा प्रकोप हो गया पूरे जो है इंग्लैंड में कि क्या होता था कि जिस घर में भी प्लेग जो है अगर से वो ग्रसित हो जाते थे महामारी से, तो उनको जो है बाहर दरवाजा उनके बोल्ट कर दिया जाता था, यानी कि उसमें नट और ये बोल्ट लगा करके उसको पैक कर दिया जाता था, और वहां पर एक क्रॉस लगा दिया जाता था, क्रॉस, ठीक है, और बाहर लिख दिया जाता था गॉड हैव मर्सी, ईश्वर क्या करे, इनके ऊपर दया करे। कोई इंसान अगर बाहर भी था, किसी को महामारी से अगर ग्रसित है, तो अगर वो बाहर है तो उसे क्या कर दिया जाता था, जिंदा ही दफना दिया जाता था। कहां पर? पिट्स में, जो गड्ढे होते थे, कब्र आप जिसे कहते हैं, वो जो है उनको जिंदा ही वहां पर दफना दिया जाता था। और वहां पर क्या होता था कि एक घंटी ऊपर लगा दी जाती थी और वहां पर नीचे खाने का सामान रख दिया जाता था, और वो बंदा वहां पर जो कब्र में पड़ा रहता था, उसके सांस लेने की भी जगह रहती थी वहां से वो, ठीक है, एक रस्सी को पकड़ करके घंटी को हमेशा बजाता रहता था, जो कि इंडिकेशन होता था कि यहां पर कोई ऐसा इंसान दबा पड़ा हुआ है जिसको प्लेग हुआ है, यानी जो प्लेग की चपेट में है, महामारी की चपेट में है। वॉच गार्ड्स रखे गए थे, किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं थी। बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए जहां पर इकट्ठा डेड बॉडीज को ले जाकर के दफना दिया जाता था। ऐसे ही जिस तरीके से इंडिया में कोविड के टाइम पर होता था, कोविड में जो माहौल था, वही चीजें सेम वहां पर हो रही थी। उस समय तो मेडिकल भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, मेडिकल फैकल्टी भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी। गार्ड्स जो है वो रखे गए थे और हमेशा निगरानी किया करते थे इन सारे घरों की, कहीं कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है। और अगर कोई बंदा क्या होता था, ठीक भी हो जाता था, तो उसे मेडिकल डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जिसमें यह होता था कि हाँ, ये अब ठीक हो गया है और इसको हम सोसाइटी में शामिल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इतना ज्यादा वहां पे बुरी स्थिति हो गई थी। क्वीन एलिजाबेथ खुद ने क्या किया था कि अपना जो कोर्ट है, ठीक है, उनका जो दरबार था, उसको दूसरी जगह विंडसर कासल में स्थापित कर लिया था, और यह आज्ञा दे दी थी कि कोई भी इंसान, अगर कोई भी बंदा अगर लंदन से आता है यहां पर, तो उसे जिंदा फांसी पर लटका दिया जाएगा। ठीक है, राजा की यह स्थिति है, आप समझिए क्या हो रहा है। यहां पे देखते हैं एलिजाबेथन ब्लैक डेथ, ब्यूबोनिक प्लेग, इसको क्या नाम दिया जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग, sometimes referred to as black death. Black death. There were 3 very serious outbreaks. 3 सीरियस आउटब्रेक होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है 1593 में, दूसरा 1603 में एंड 1608 में। जिस तरीके से हम देखते हैं कोरोना की लहर आती है, उसी तरीके से इसका भी था। There were high mortality rates among Elizabethan children. क्या होता है कि जो हाई मॉर्टेलिटी रेट था, यानी मरने वालों की जो संख्या थी, वो ज्यादातर करके एलिजाबेथन चिल्ड्रन की थी, बच्चों की थी। और इसी में शेक्सपियर के कुछ भाई बहन भी मर जाते हैं। देखते हैं, दिस वॉज ट्रू ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ शेक्सपियर, सम ऑफ whom were struck down by the black death. ठीक है, जो क्या हुए, कुछ ब्लैक डेथ के कारण उनकी मौत हो जाती है। The victims, ठीक है, ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग was sealed in their houses, यानी कि जो भी विक्टिम होते थे बेचारे, ठीक है, जो क्या है वहां पे उसके शिकार हो जाते थे, उनको उनके घरों में सील कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। These houses were locked and bolted from outside. The victims were not allowed to leave and neither was anyone else allowed to enter. ना तो आप बाहर जाएंगे, ना कोई बाहर से आपके यहां पर आएगा। This action was equivalent to signing a death warrant. ये जो एक्शन होता था वो बराबर था, इक्विवेलेंट था किसके लिए? एक साइनिंग अ डेथ वारंट, एक मौत का हम वारंट दे रहे थे, ठीक है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। द हाउसेस कंटेनिंग विक्टिम्स, जिन घरों में विक्टिम्स होते थे, वह समटाइम्स इंडिकेटेड, इनको इंडिकेट किया जाता था किससे? विद रेड क्रॉस, इस तरीके से रेड क्रॉस, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, इस तरीके का होता था, रेड क्रॉस लगा दिया जाता था वहां पर, ठीक है। और क्या है? पेंटेड ऑन द डोर विद द वर्ड गॉड हैव मर्सी, ईश्वर दया करें इन सबके ऊपर।
वॉचमैन वो एलोकेटेड, वहां पे गार्ड्स को रखा गया था टू वॉच द प्लेग अफेक्टेड हाउसेस, कि वो क्या करें, प्लेग अफेक्टेड घरों को देखें। द विक्टिम्स यूज टू लोअर दियर बास्केट्स, जो विक्टिम होते थे वो अपनी बास्केट्स को, टोकरी को नीचे करते थे फ्रॉम एन अपर विंडो, ऊपर एक खिड़की से, फॉर द वॉचमैन टू पुट फूड इनटू इट, ताकि उसमें क्या किया जा सके, भोजन रखा जा सके। प्लेग पिट्स वर रैपिडली डग, प्लेट्स जो है गड्ढों को खोदा गया। दीज पिट्स वर अबाउट 20 फीट डीप, आप समझ सकते हैं कि कितने गहरे, 20 फीट गड्ढों को खोदा जाता था, उसके बाद वहां पर लोगों को दफनाया जाता था। एनी विक्टिम ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग इफ दे रिकवर्ड, अगर कोई भी विक्टिम अगर वो रिकवर हो गया है, उसको ठीक हो गया है, वुड हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट, तो उसे एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता था ऑफ हेल्थ, हेल्थ का, टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ, कि वो अपनी एक साधारण जिंदगी को फिर से शुरुआत करे। अब देखिए फिगर कितने, 18,000 80,000 लोग डाइड इन 1563, कब, 1563 में ही। एंड लंदन अलोन, और लंदन अकेले ओवर 20,000 डाइड, 20,000 यहां पे मरते हैं ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी से। द एलिजाबेथन सिटी ऑफ लंदन वाज फिल्दी, यानी कि गंदी हो चुकी थी एकदम से। ऑल ऑफ द वेस्ट, पूरा का पूरा जो भी वेस्ट था, यानी कि जो भी पूरा कूड़ा था या जो गंदगी थी, वाज जस्ट डंप्ड इनटू द रिवर टेम्स, ये वही नदी है जो लंदन की गंगा कही जाती है, उस नदी में पूरा का पूरा गंदगी जो है वो डंप कर दी गई। एंड इट हैड बिकम अ सीवर, और वो एक सीवर बन चुकी थी उस टाइम पर। देयर वाज नोवेयर टू हाइड, कहीं भी छिपने की जगह नहीं थी फ्रॉम द डिजीज, एंड नो वन वाज सेफ, और कोई भी सेफ नहीं था, नॉट इवन द मोनार्क, यहां तक कि राजा भी नहीं, यानी कि रानी भी नहीं उस समय। इन 1563, 1563 में ही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट मूव्ड हर कोर्ट टू विंडसर कासल, कहां पर ले गई इन्होंने अपनी कोर्ट को, विंडसर कासल में। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, दैट एनीवन कमिंग फ्रॉम लंदन, कि अगर कोई भी लंदन से आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाज टू बी हैंग्ड, तो उसे जिंदा फांसी दे दी जाएगी। इस तरीके का फरमान क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा यहां पर लोगों के लिए दिया जाता है। नहीं, राजा को सबसे पहले मुसीबत हो गई कि वो कम से कम अपनी जान तो बचा ले, अपनी जान बचा लेगा तो हो सकता है कि वो लोगों के लिए जान अपनी बचा सके, लोगों की जान बचा सके। तो ये थी सिचुएशन उस टाइम की प्लेग के दौरान। तो ये जो वीडियो है उसमें हमने बात की है एलिजाबेथन एज की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या जो फेमस इंसिडेंट्स इस टाइम पर घटित हुए हैं। अपनी आने वाली वीडियो में हम लिटरेरी हिस्ट्री को लेकर के बात करेंगे, यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर के बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, और जो फेमस राइटर्स इस एज में आते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी ये वीडियो अपने लाइक और कमेंट के जरिए बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।